आप सभी मित्रों का नमस्कार और स्वागत कि आप लोग इतने मन से जोगिंदर पॉल जी पर केंद्रित एकाग्र को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मित्रों, आज इस एकाग्र की यह 7वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ ज़हीर अनवर जी जुड़े हुए हैं। आप सभी दोस्तों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत। थैंक यू, गॉड ब्लेस। मित्रों, ज़हीर अनवर लगातार कई विधाओं में सक्रिय रहे। कई नाटक लिखे हैं, जिनमें से अधिकांश के कई-कई जगहों पर कई-कई बार मंचन हुए। उसी क्रम में जोगिंदर पॉल जी की एक कहानी पर आधारित इन्होंने एक नाटक भी लिखा। आज के इस वक्तव्य में इस पर भी चर्चा होगी। साथ में ज़हीर अनवर अपनी कई आलोचनात्मक पुस्तकों के लिए भी जाने जाते हैं। जिस तरह से ये अफसानों पर, उपन्यासों पर विचार करते हैं, उसका अपना एक खास महत्व है। आज जोगिंदर पॉल जी के साहित्य और उस दौर के लेखकों के साहित्य पर भी केंद्रित कुछ बातचीत हम इनसे सुन पाएंगे। साथ ही कई कई बार ज़हीर अनवर जोगिंदर पॉल जी से मिलते रहे हैं, दिल्ली में, कोलकाता में और अन्यत्र। तो आज के इस संवाद में कुछ संस्मरणात्मक पुट भी शामिल होंगे। तो आइए मित्रों, हम ज़हीर अनवर जी से निवेदन करते हैं कि वे कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें। जी। बहुत बहुत शुक्रिया अर्पण जी। ये मेरे लिए बहुत ही इज्जत की बात है, बहुत ही बड़ी बात है कि मैं आज आपके सामने जोगिंदर पाल साहब के सिलसिले में अपनी कुछ बातें, अपने कुछ ख्यालात पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। जोगिंदर पाल जी हमारे बाबा थे। हमारी मुलाकात कम से कम 30 साल से ऊपर की थी और मुझे याद नहीं कि पहली बार मैं जोगिंदर पाल जी से कब मिला। लेकिन एक बात आपको बताऊं, जैसे लोग कहते हैं कि मैथमेटिशियन एंड अ विट विल गिव यू अ रॉन्ग आंसर। याद रखना बड़ी मुश्किल की बात है। एक रियाजीदां, एक मैथमेटिशियन, एक ऐसा शख्स जो दिन, तारीख, महीने और साल का हिसाब रखता है, उन दिनों को बेइख्तियार याद रखता है जो उसे याद रखना चाहिए। लेकिन एक ऐसे इंसान से जिसकी इंसानियत, जिसकी खाकसारी, जिसका इंकिसार अपनी मिसाल आप हो, जो आपको पहली मुलाकात में अपना गर्वेदा बना ले, उसको याद कैसे रखा जाए? कब ऐसे बेमिसाल शख्स से मुलाकात हुई जिसने हमारी जिंदगी का रुख ही बदल दिया, जिससे मैं मुकम्मिल हुआ और मेरी इनर सेल्फ की ख्वाहिश भी ऐसी ही थी। अब ऐसे लोग, यानी जोगिंदर पाल साहब जैसे लोग, बकौल हमारे अजीज दोस्त के, अल्लाह मियाँ ने बनाना बंद कर दिया है। अब जो लोग हैं वो सारे के सारे और बेशतर मैन्युफैक्चर्ड हैं। पॉल साहब को अल्लाह मियाँ ने नर्म मिट्टी और दर्दमंदी के जज्बात से ममलू इंसान बनाकर भेजा था। वो नहीं रहे, उससे हमारा दिल बहुत डूबता है सोच सोच कर भी। लेकिन हमारे अंदर तो वो जिंदा रहे। सियालकोट में रहें, कीनिया में रहें, औरंगाबाद में रहें या दिल्ली में रहें, वो एक ताहे रोजगार हैं। ग्रेट मैन, जीनियस। ऐसे रोज ऐसे शख्स रोज रोज इस धरती पर नहीं उतरते। ऐसे शख्स को बनाने के बाद मैं समझता हूं भगवान भी अपनी तखलीक पर नाज करते होंगे। कम ही लोग ऐसे हैं जो इस धरती से गुजरते हैं। आप कभी भी उनकी एक तस्वीर देख लीजिए, उनकी छवि देखिए, उनका कद, उनका चेहरा, फिक्र में डूबी उनकी आंखें, आवाज में वो नर्म रचाव,
एहसास की सारी दुनिया इस चेहरे पर आया। अब आप उनका चेहरा पढ़ें, उनको करीब से देखें, उनके दिल की गहराइयों में उतरते चले जाएं। देखा है आपने ऐसा सेकुलर, ऐसा मोहब्बती, ऐसा बुत शिकन, ऐसा ऐसी नगमगी और तहजीबी रचाव जिसके सायबान में सारा कुछ सिमट आता है। मोहब्बत की मिट्टी से गूंदे गए थे हमारे बाबा। कहाँ देखा था मैंने उन्हें पहली बार? धरती पर के बादलों में, उजालों में, के अंधेरों में, झिलमिलाते पहाड़ों में, फरिश्तों की गुजरगाहों में। लेकिन देखा तो था, छुआ भी था, गले भी मिले थे। आज तक उनकी हाथों की गर्मी, उनका लम्स, आंखों में मोहब्बत का समंदर हमें याद है। इसी धरती पर देखा था। ही वॉज अल्टीमेट, सेल्फलेस। शायद 1991 या फिर एक आध बार 1992 में मौसम में बड़ी तब्दीली हो रही थी। नर्म गुलाबी जाड़ा। वो एक दिन, एक बेहद खूबसूरत दिन, जब मैं उनसे मिला था। इर्तिजा करीम थे, खालिद सुहेल थे, जावेद दानिश थे हमारे साथ। ये सारे हमारे अदबी हम सफर थे। नहीं, मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। मुझे क्या मालूम था कि मैं या मेरा एक फरिश्ता सिफत इंसान से हम आमेज होने और जी उठने का एक दिन था। बस यूं समझिए कि ये वो लोग हैं जिनसे मिलकर हमें जिंदगी और फन से इश्क हुआ था। अब ऐसे लोग कहां? हमने बाबा से ऐसे लोगों की सूरत में ही मुलाकात की थी। वो दिन, नौराज का दिन, हमारी रूह में मुस्तकिल एक रोशनी की तरह, हमारी साख्त में एक नूर की तरह वो जलवागर है। उन्हें बात करते देखा। जब वो किसी भी बात पर अपना मुंह खोलते, किसी मौजू पर वो बोल रहे होते, किसी फलसफे पर, किसी कहानी पर अपना ख्याल जाहिर कर रहे होते, तो बस आप सुनते चले जाएं, सर धुनते चले जाएं, सोचते रह जाएं। जाने कैसी कैसी बातें, जाने कैसे कैसे मोती कहां कहां से, किस कदर गहराइयों से वो चुन कर लाते थे। मैं एक एक मामूली आदमी, मैं उन्हें हैरत से तकता, उनके जुमलों को सुनता, उनके लफ्जों को सुनता, उनके पुरमग़्ज़ जुमलों को याद करने की कोशिश करता। कैसे कैसे माने निकलते। और जब वो खामोश होते, जब वो सामने वाले की बात सुनते, तब तब तो एक और नया दुनिया, तब एक नया जहां निखर आता। आपने मीर का एक शेर सुना है, या अगर नहीं सुना है तो आज सुने। हो घर में सुखन तो गिरदावे एक खल्क। माने ऐसे आदमी, जोगिंदर पाल साहब, हमारे बाबा जैसे लोग जब घर में सुखन होते हैं, जब अपने मुंह से अपनी बातें बोलते हैं, तो आस पास एक दुनिया आबाद हो जाती है। जो हो खामोश तो एक आलम हो गए। यानी ऐसा आदमी जब खामोश होता है तो भी अपनी एक दुनिया लिए हुए होता है। ये थे हमारे जोगिंदर पाल साहब। पहली मुलाकात 204, यस 204, मंडाकनी इनक्लेव, अलकनंदा पार्क, हमारे लिए अर्जी जन्नत साबित हुई। यानी हेवन ऑन अर्थ। जब निकलने लगे तो बाबा ने हमें, खालिद सुहेल और दानिश को, अपनी एक किताब खोदू बाबा का मकबरा दी। फिर दिल्ली से जयपुर का सफर इन कहानियों में को पढ़ता हुआ शुरू हुआ। खालिद सुहेल के साथ इस कहानी पर बातें हुई और खोदू बाबा की गहराइयों और मानी जहतों पर घंटों बात हुई। इसी दिन हमने, यानी 1992 में, एक खूबसूरत दिन में, एक अजीमुशान इंसान और एक बेमिसाल आर्टिस्ट को दरियाफ्त कर लिया था। उसके बाद जब जब भी मैं दिल्ली गया, उसी अर्थली हेवन, उसी अर्जी जन्नत यानी मंडाकनी इनक्लेव में हाजिरी दी। माँ के पांव छुए, घर में बना बनाया खाना खाया, देर देर तक घंटों गुफ्तगू की। और जब लौटे तो जोगिंदर पाल साहब बोले, मियाँ जहीर रुको, ठहरो, ये सारी किताबें लेती जाओ, मैंने पढ़ ली है, अब तुम्हें पढ़ना है। जब लौटे तो किताबों का एक थैला मुझे दे दिया। और कभी ऐसा ना हुआ कि किताबें उनसे न मिली। ये तोहफा, उनकी किताबों का तोहफा, उनसे आज भी मुझे फैज
आज भी मुझे बेनिफिट मिल रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किताबें उनसे नहीं मिली। उनके पास किताबें बहुत आया करती थी, हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के तमाम इलाकों से, पाकिस्तान से। पाकिस्तान में बड़े दोस्त थे, मोहम्मद अली सिद्दीकी और दूसरे तमाम लोग जिनका वो जिक्र बराबर करते थे। बंगाल के अफसाना निगारों पर तो टोक बातें करते थे, बगैर किसी लाग लपेट के। दिल्ली के लोगों की बातिनी कैफियत का निहायत ही इख्तिसार के साथ इन दी ब्रीफ अंदाज में वो इस तरह बयान करते कि उनकी पूरी सिफत, पूरी खूबी और खामी सामने आ जाती। क्या नहीं था उनके जुम्बील में भाई! मोहब्बत, दर्दमंदी, फन की मेराज, तख्लीक की सूझबूझ और सबसे बढ़कर एक हैरत अंगेज दानिश्वरी। दानिश्वरी, आई अंडरलाइन दिस वर्ड। सामने हम होते तो निहाल हो जाते साहब। क्या बात थी, क्या बात थी! उनसे मिले बगैर कभी दिल्ली शहर को हमने अलविदा नहीं कहा, चाहे उसके लिए हमें टैक्सी से वक्त को शिकस्त देकर उन तक पहुंचना होता या मां तक करीब जाना होता। उन्होंने हमें अपने अपने बेटे की तरह चाहा है, हमारी बीवी को, हमारे बच्चों को बहुत अजीज रखा है। बल्कि अक्सर, ये अजीब बात है, मैं सारी बात तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना आपको जरूर कहूंगा कि उन्होंने अपने दर्द को भी मेरे साथ शेयर किया है, अपने बच्चों की बातें की हैं, अपने पेंशन का जिक्र किया है। उनके अंदर अलग शहर, कई शहर आबाद थे। सियालकोट, सियालकोट के वो तमाम टेरेस, छत जो एक दूसरे से जुड़े होते थे, जिनके ऊपर वो दौड़ा करते थे। और औरंगाबाद का तो एक रोशन गोशा उनके अंदर आबाद था। अक्सर बहुत बहुत फाउंडली जिक्र करते औरंगाबाद का। वहां के कॉलेज, वहां के तलबा, वहां के अदीब और शायर, हर कहानी जैसे अनरिटन, अनलिखी याददाश्त यानी मेमोयर का एक एक हैरत अंगेज करिश्मा था। हमारे दुख दर्द पर फोन करके मालूम करते, जाती तौर पर आमने सामने इस कदर हमारे जख्मों पर मरहम लगाते साहब कि उनके बाद फिर से जैसे हम यतीम हो गए। अच्छे लोग यूं भी कम होते जा रहे हैं भाई। उनके बाद तो मुझे फिर ऐसा कोई दूसरा आदमी नहीं मिला जो इंसानी कदरों का इस कदर केयर, इस कदर पास रखता। मुझे याद है, मैंने साहित्य एकेडमी के एक सेमिनार में 2000 में हिस्सा लिया था। सेमिनार में जाने से पहले मैं उनसे मिला। वक्त बहुत कम था। मेरा टॉपिक ड्रामा था। मजमून अंग्रेजी में था। मैं चाहता था कि वो मेरा मजमून एक बार फिर पढ़ लें, लेकिन उन पर मुझे बड़ा एतमाद था। लिहाजा उन्होंने मुझे बेहद दुआएं दी। कहा, बेटा जाओ, सब कुछ अच्छा होगा। और दुआओं ने हमें कामयाबी से हमकिनार किया। वहां से मैं अमेरिका जा रहा था। उस सेमिनार से, साहित्य एकेडमी से जो पैसे मुझे मिले थे, मैं अपने घर भेज नहीं सका, तो अपने बाबा को दे दिए, जोगिंदर पाल साहब को, कि मेरी बीवी को वो पैसे भिजवा दें। और आप यकीन करें किस मोहब्बत से और कितनी जल्दी हमारे बाबा ने अपनी बहू यानी हमारी बीवी को वो पैसे भिजवा दिए और हमारे बच्चों की खैरियत हमेशा ली। फिर मैं अमेरिका चला गया। वो मेरे लिए इस कदर फिक्रमंद क्यों होते थे? क्या चाहते थे वो मुझसे? अक्सर पोस्ट कार्ड लिखकर खैरियत मालूम करते, अक्सर कुछ ऐसे खुतूत लिखते जिसमें बताते थे, मैं अभी क्या सोच रहा हूं, मैं चाहता हूं जहीर तुम इससे वाकिफ रहो। पाकिस्तान घूम कर आया तो उन्होंने जोर दिया कि बेटा, अपनी याद की रुदात लिखी। और फिर मैंने लिखकर उन्हें भेज दिया। उन्होंने पूरी रुदात, पूरा सफरनामा पढ़ा। पूरे ट्रैवलोग को एक एक लफ्ज पढ़ने के बाद वो इस कदर खुश हुए कि मुझे बड़ी दुआएं दी और उसकी पुष्ट पर अपना रिव्यूज भी लिखा। और दिल्ली के एक अहम अखबार में किस्तवार वो सफरनामा बहुत दिन तक चला। और ये सारा कुछ जो शाये हुआ, जो प्रिंट हुआ, वो सिर्फ जोगिंदर पाल साहब की वजह से हुआ, उनकी मोहब्बतों की वजह से हुआ। और मोहब्बतों की दुनिया यहाँ खत्म नहीं होती। वो हर हफ्ते जो वो चीज छपती थी दिल्ली में, एक अर्ज तमन्ना, वो हर हफ्ते उस अखबार को पोस्ट करके मेरे नाम कलकत्ते में भेज दिया करते थे। हैट्स ऑफ, सर झुकता है, कदम बोसी उस शख्स की। जब गालिब अवार्ड मिला था मुझे, किस कदर खुश हुए थे वो।
हम अपने बच्चों के साथ, दोनों बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ उनके घर गए थे। माँ जी ने और बाबा ने हमें बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से खाना खिलाया और बहुत खुश हुए। वो बहुत खुश हुए और आप यकीन करें, जस्ट बिलीव मी, वो तमाम इनामात, वो तमाम पैसे जो मुझे मिले थे, मैंने उनके कदमों पर रख दिए। ही लव्ड मी, ही लव्ड मी। वो वो पूरी दुनिया में मोहब्बत पर सबसे ज्यादा यकीन रखते थे। फिर मेरे कहने पर वो कलकत्ता आए। एक नहीं 2 बार वो आए कलकत्ता, और दोनों बार हमसे ऐसी मुलाकात रही कि उन मुलाकातों के की खुशबू से हमेशा मैं महकता रहता हूँ। पहले 1999 में जब मेरी किताब अर्ज़ तमन्ना रिलीज होने वाली थी, तो मैंने उनको सदारत दी। मैंने उनको यहाँ बुलाया, माँ जी के साथ वो यहाँ आए और उनकी वो शानदार तकरीर, वो बेपनाह तकरीर, आप क्या कहेंगे। हमारे हमारे नकीब, हमारे अनाउंसर ने उनसे कह दिया कि इतनी उम्र हो जाने के बाद भी कलकत्ते का सफर हमारे जोगिंदर पाल साहब ने किया, उस पर उन्होंने जवाब दिया था, ये हमारे सर पर सफेदी देखकर समझ रहे हैं कि हमारी पीराना साली आ गई है। अरे ये तो चांदनी खिली है, अभी तो चांदनी खिली है। और उसके बाद उनकी तकरीर का लोगों ने इस तरह वालेहाना तौर पर इस्तकबाल किया कि आज भी कलकत्ता शहर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने अपने तौर पर उनके कुछ सत्रों को, उनके कुछ बोलों को याद रखते हैं। क्या बात है। उस वक्त दिल्ली उर्दू एकेडमी ने उनको बड़ा इनाम दिया था। वो काफी पैसे का, 1 लाख रुपया का, 51,000 रुपए का इनाम था, मुझे याद नहीं रहा। लेकिन असल बात यह है कि वो यहां से जाने से पहले उन्होंने हमारे एक छोटे से स्कूल को, जिसका मैं प्रिंसिपल था, उसको देखा, वहां की गरीबी की सूरत देखी, और उस इनाम से 10,000 रुपए उन्होंने हमारे स्कूल के गरीब बच्चे के लिए दान किया। ये 10,000 रुपए के हतिया कोई भी दे सकता था, लेकिन जोगिंदर पाल ने ऐसा महसूस किया और बच्चों के लिए महसूस किया। आप समझ लीजिए कि वो आदमी नहीं, फरिश्ता थे जो इस धरती पर उतरे थे, और फरिश्ता सिफत गए। फिर एक बार नेशनल लाइब्रेरी में एक बड़ा व्हाट यू कॉल सेमिनार था। उस सेमिनार पर उनका आना हुआ, सेमिनार पर उनकी तकरीर हुई। लेकिन अफसोसनाक बात यह थी कि उसी से थोड़ा पहले मुझे हार्ट अटैक आया था। हल्का सा हार्ट अटैक था, शायद 2003 की बात है। माँ जी के साथ वो कलकत्ते में थे, और आप यकीन करें बहुत दूर रह रहे थे, अलीपुर की तरफ। दिल का दौरा पड़ा था मुझे। वो हमारी गुमनाम गली तक पहुंचे। वो न सिर्फ आए बल्कि हमारे बच्चों, हमारी बीवी के साथ खाना खाया, हमारे छोटे से घर में वो रुके रहे देर तक, हमारी हिम्मत बढ़ाई, हमको हौसला दिया, सांसों की वर्जिश बताई, और कहा कि बेटा घबराने की कोई बात नहीं, ऐसे हालात से हम गुजर चुके हैं। इसी हौसले पर तो आज तक हम जिंदा हैं भाई। ये जिंदगी का ऐसा तवील सफर कि आज भी मैं उनकी यादों में खो जाता हूँ। आज भी मैं उन्हें ढूंढने लगता हूँ। आज भी जब मैं अकेला होता हूँ तो उनसे बात करता हूँ। आज भी मैं जब रास्ते में गुजरता हूँ तो ऐसा लगता है कि ही इज माई को ट्रैवलर, माई फादर इज माई फ्रेंड, माई फिलोसफर, माई गाइड। वो मेरे साथ चल रहे हैं। ये जिंदगी के एक तवील सफर है कि आज भी मैं उनकी यादों में हूँ। दुनिया बनाने वाले का शुक्रगुजार होता हूँ कि बाबा से मिलने का मौका उन्होंने फराहम किया। बाबा जिसने मुझे ये इल्म दिया कि जब तक वाकयात, तुम्हारी रूह की वाकयात न बढ़ जाए, लिखना क्या है, तख्लीक का अमल क्या है, कैसे वो चीज जिंदा रह सकेगी, कैसे वो चीज वक्त के की सरहदों को पार करके जाएगी। मुझे याद पड़ता है वो नॉवेल पार परे उन्होंने बहुत पहले लिख के खत्म कर दिया था, लेकिन लास्ट फेज, लास्ट चैप्टर उनका उनसे नहीं हो रहा था, नहीं बन पा रहा था। वो तरतीब, वो हुस्न उसमें नहीं, उसकी तलाश में वो थे। उस नॉवेल का पहले नाम उन्होंने काला पानी रखा था। वो खत्म होने पर नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि ये नॉवेल फांस की तरह मेरे सीने में है, मौजूद है। जब तक मैं इसे खत्म न कर लूं, मुझे मौत भी नहीं आ सकती। और आपने देखा वो किस कदर खूबसूरत नॉवेल।
मुख्तसर नॉवल, लेकिन दुनिया में बहुत सारे नॉवल हैं, लेकिन ऐसे नॉवल जो दिल के करीब रहते हैं वो पार परे भी है। तो ऐसे थे मेरे बाबा, जिसकी दूसरी मिसाल मुझे दुनिया में खुद अपने तसव्वुर में नहीं। अब कहाँ ऐसे परागंदा तबाह लोग, कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें हैं कि मुख्तलिफ राइटर्स के बारे में, कुरतुल ऐन हैदर ऐनी आपा के बारे में, गोपी चंद नारंग के बारे में, शमसुर रहमान फारूकी के बारे में, अतीकुल्ला जो उनसे करीब थे उनके बारे में, मोहम्मद अली सिद्दीकी के बारे में, वजीर आगा के बारे में, उन्होंने कैसी कैसी और कितनी हैरान कुन बातें की थी, और कैसी किताबें निकाल कर मुझे आहिस्ता से दे देते थे कि वजीर आगा की ये किताब बड़ी अच्छी, इसको पढ़ लेना, शमसुर रहमान फारूकी ने अच्छा लिखा है, उसको पढ़ लेना। कहने को तो बहुत कुछ है, यादों के ढेर से ये चंद चीजें चुनकर मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। अब जरा सी बात उनकी तख्लीकी सतह की हो जाए। वो बेमिसाल राइटर थे, ऐसे फिक्शन राइटर बहुत कम हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, फिक्शन की दुनिया में बड़ी तब्दीली आ गई है। अभी फिक्शन कहां से कहां पहुंच गया है, लेकिन जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है। उनकी कहानियां आज भी हमारे साथ सफर करती हैं, उनके नॉवल आज भी किताब में खत्म हो जाने के बाद हमारे दिमाग में अपना सफर जारी रखते हैं। तख्लीकी सतह पर, क्रिएटिव प्रोसेस में जोगिंदर पाल साहब उम्र के आखिरी लम्हे तक, आखिरी सरहद तक मुतहरिक और फाल रहे, सवाए आखिरी के दो एक बरस में वो उनको तकलीफ थोड़ी रही है। हमने 70 के दहे में उनकी एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी, छोटी नहीं बल्कि बहुत अच्छी कहानी थी, लेकिन कहानी अपने कॉम्पैक्टनेस में, कॉम्प्रिहेंसिवनेस में, अपनी एक नई दुनिया बसाने में जवाब नहीं भाई। दरियाओं पास यानी दरिया की प्यास, मुझे इस कहानी ने अंदर तक छू लिया था। पता नहीं क्यों, बंटवारे के दुख पर बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ रखी थी। एक तो आप तमाम लोगों को मालूम है साहब, तोबा टेक सिंह, अशफाक अहमद की भी कहानियां हैं ऐसी। इसी हवाले से धुंधली सी याद मुझे दरियाओं पास की हमेशा रहती, मालूम नहीं क्यों। इसमें एक बेबे का किरदार है, उस किरदार की क्या अहमियत है, उस किरदार का दुख, दुख की गहराइयों में किस तरह हम उतरते चले जाते हैं। धरती माँ की मोहब्बत उसमें है। और मुझे 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 याद पड़ता है, उसमें एक पुरानी हवेली का जिक्र है जिसके बगैर बेबे नहीं रह सकती, बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी मदद के वो वहां रहती। कहानी हकीकत की सरहदों को छूती चली जाती है। 70 या 80 के इब्तदाई लम्हों में ये कहानी न सिर्फ वक्त की सोजिश, न सिर्फ कर्ब को दर्शाती है, बल्कि निहायत ही कंटेम्पररी, निहायत ही असरी, अपने वक्त से आगे निकल जाने वाली ये कहानी है। पूरी कहानी शहर की तरह, देश की तरह बसी बसाई नजर आती है। अक्सर वो ऐसी बातें क्या करते थे। इसके बाद तो बहुत सारी कहानियों ने हमें मुग्ध कर दिया, हमें अपना लिया। 18 अध्याय, अफरीत, महशर, मार्केट इकोनॉमी, कठपुतलियां और जाने कौन कौन सा मकामात, और मुश्ते सूरज का समय, ये सारी कहानियों ने हमें बुरी तरह बांध दिया। मैंने उन पर लिखा भी, अपने अपने मजमून में उनका जिक्र किया। लेकिन लेकिन मैं ये बताता हूं कि मैंने दरियाफ्त किया एक ऐसे आदमी को, वो जिन्हें 20वीं सदी में शमा में वगैरह में पढ़ा करता था, अब नई मानवियत, नए हुस्न और सबसे बढ़कर एक नई मुख्तलिफ मैस्कुलिन जबान और मुनफरिद जबान से हमारे करीब आए। पाल साहब हर कहानी में एक यूनिक दुनिया बसाते हैं। कहानी में किरदार, वाकयात, वारदात, यूं लगता है कि कहानी की रूह से, कहानीकार की रूह में रचे बसे हैं ये सब। उन्होंने मुझसे बारहा कहा, बेटा जब तक वारदात तुम्हारी साइकी का हिस्सा न बन जाए, कहानी लिखना क्या, ड्रामा लिखना क्या, तख्लीकी अमल क्या। आप इन कहानियों को देखिए, इन कहानियों को पढ़िए, इन कहानियों की गहराइयों में जाइए। फिक्शन एक नए मदार पर नजर आएगी। होदू बाबा का मकबरा ही को अगर आप पढ़ लें तो पाल साहब की फनी और फिक्री इनफरादियत खुलकर सामने आ जाएगी। यूं आपको इन अफसानों में कोई बड़ी पेचीदगी नजर नहीं आएगी। सीधा साधा मामूली सा बयान,
एक मुनफरिद नैरेटिव, एक मुनफरिद जबान में तराशा हुआ ये बयानिया जरा गौर से देखें तो उनमें गहराई है। डूबते चले जाएं, इस गहराई का एहसास आपको होगा। इसी गहराई और गिराई को बहुत सारे नाक़िदीन उनकी फिलोसफिकल अप्रोच या उनकी फलसफा तराजी से ताबीर करते हैं, लेकिन वो रिवायत के साथ नई दुनिया तराशते रहे। उनकी सोच के सिमत इंसानी कदरों की तरफ आगे ही आगे बढ़ती रही। हर इंसान में उनको एक अच्छा इंसान नजर आता। जिंदगी में उन्होंने हर शख्स के साथ दर्दमंदी का जो गहरा सलूक किया, उससे यही एहसास होता है कि वो बुनियादी तौर पर नेक, दर्दमंद, बहुत ही खूबसूरत इंसान, फरिश्ता सिफत इंसान है। आप किसी से भी पूछ लिए, मैं अकेला ही नहीं, जिन जिन लोगों से उन्होंने मुलाकात की है उन उन लोगों पर आप अपना ऐसा ही असर छोड़ा है कि आपकी रूह तक लोग पहुंच सके। लिहाजा कोई भी आदमी हो, किसी ने भी जो उनसे मुलाकात की हो, कभी उनसे मुनहरिफ नहीं हुआ या मैंने ऐसा नहीं देखा। इर्तिजा करीम हैं, खालिद सोहेल हैं और दूसरे तमाम लोग, बिहार के कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई और बड़े राइटरों से मुलाकात हुई, दिल्ली के अनीस आजमी से मुलाकात हुई। ये तमाम लोग उनको अपनी आंखों में सजाए रखते हैं। मेरे लिए कदरों के हवाले से, वैल्यूज, इंसानी वैल्यूज के हवाले से, मोहब्बत और दर्दमंदी के हवाले से, अपनी तख्लीकी सेहर अंगेजी के हवाले से और इनफरादियत के हवाले से वो अल्टीमेट है, आर्टिस्ट है। इज एन अल्टीमेट आर्टिस्ट। उनकी नावलों को जरा सोचें आप, किसी भी नावल को उठा लें, पुराने नावल को बयान से लेकर नादीद तक, ख्वाब रो, द स्लीप वॉकर्स, अरे भाई कमाल का नावल है, कमाल का नावल है। और उस जमाने में पार्टीशन के बाद ऐसा नावल अभी तक इतनी दर्दमंदी के साथ, इस कदर खूबसूरत मंजर के साथ और इस कदर गहर किरदार की फलसफियाना गहराई के साथ मुझे तो नहीं नजर आता है। इस मुख्तसर नावल में मानी की बेपनाह परतें उभरती उभरती चली जाती हैं। लखनऊ से एक महाजिर कराची में आबाद होते हैं, नवाब मिर्जा कमालुद्दीन, कौन भूल सकता उसे। अरे ये नाम भूल जाए तो दीवाने मौलवी साहब को कौन भूल सकता है। कराची में वो अपना लखनऊ आबाद करते हैं। यहां से लखनऊ से चले गए तो अपनी तहजीबी विरासत लेते गए, यहां से लखनऊ से चले गए तो अपनी जबान लेते गए, अपना कल्चर लेते चले गए। अजीब माहौल है, एक लखनऊ बसाया, वहां तहजीबी कर्ब दर्द है, लिसानी इम्तियाज है, सरमायादारी है, गरीबी है, एक भरी पूरी दुनिया है जिसे पढ़ते जाइए, दर्दमंदी से आपके जज्बे लबरेज हो जाएंगे। इस नॉवल पर मुझे जहां तक याद पड़ता है, यस, आई रिमेंबर राइट नाउ, दूरदर्शन लखनऊ ने 3 सीरियल या 2 एपिसोड में उनका सीरियल बनाया था। तो आप समझ सकते हैं इस नॉवल में था क्या। वाकयात तो थे ही, बहुत दर्दमंदी से लिखे गए थे, किरदार निहायत उस नफ्सियात से भरपूर, नफ्सियात के इल्म से भरपूर, हरकत व अमल से भरपूर, रूदात ऐसी खूबसूरत कि उसे स्टेज किया जाए या उसको स्क्रीन पर दिखाया जाए, उसका एक अपना ही हुस्न रहता है। इस तरह आज नॉवेल में बड़ी कुशादगी आ गई है। बहुत सारे नॉवेल लिखे गए हैं, गुमशुदगी पर लिखे गए हैं और आज के ज़माने के जो मौज़ूआत हैं उस पर लिखे गए हैं और उजड़ती हुई दुनिया पर लिखे गए हैं। नॉवेल की दुनिया में ये तब्दीली है, लेकिन नादीद उनका जो नॉवेल है उसका कोई बदल नहीं है। अब तक आप जदीद नॉवेल पढ़ चुके होंगे, माँ बाप जदीद नॉवेल पढ़ चुके होंगे, मैजिकल रियलिज्म तक पहुंच चुके होंगे, लेकिन नादीद वो बात कहाँ। क्या नॉवेल है, अंधों का वो घर, ब्लाइंड होम। नॉवेल के मामूली सीधे सादे किरदार, उनकी नफ्सियात, उनकी जिंदगी, उनकी उनकी अंदरूनी कशमकश, उनका जाहिर और बातिन, उनकी दुनिया से रिश्ता, उनकी बसीरत, अंदर की आंख जो आंख वालों से ज्यादा देख लेती है और फिर देखते ही देखते ये एहसास होता है कि अंधेरे में उगने वाली उनकी दुनिया में क्या कुछ नहीं है। ढूंढते जाइए,
ढूंढते जाइए, आपको एक नई दुनिया मिलेगी। किरदारों को इस कदर फहम और इदराक से, सूझबूझ से संवारा गया है कि कहानी खत्म हुई नहीं कि नॉवेल का एक नया सफर शुरू होता है। ये सफर कारी के, रीडर के जहन में शुरू होता है। जिस कदर मानी नॉवेल में मौजूद है, उससे कहीं ज्यादा मानी कारी के जहन में उगने लगता है। इससे कहीं और तादेर जिंदा रहता है। नादिर ब्लाइंड हाउस, बसी बसाई जिंदगी का एक एक क्या बोलते हैं, इस्तियारा जिसको बोलते सिंबल है, एक सिंबल है। और जैसा कि उन्होंने कभी खुद ही कहा है, कहानी मैं नहीं लिखता हूं भाई, कहानी मुझे लिखती है। और जैसा कि मैंने कहा कि नॉवेल की दुनिया में, कहानी की दुनिया में उनका तो बड़ा नाम है ही, चाहे उनको बड़ा नाकिद मिले ना मिले। लेकिन मैं आपको उनके मुख्तसर मिनी कहानी और उसके अंदर तवील कहानियों का बसा रहना, उस पर कुछ कहना चाहता हूँ। रहमान बाबू उनका उनकी एक किताब है जिसे मैंने पढ़ी है। और जब जब अकेले होता हूँ, जब जब अपने जहन में कुछ रोशनी के हाले को बुनना चाहता हूँ, तो मैं रहमान बाबू को उठा लेता हूँ। उसमें एक रहमान बाबू का ऐसा कैरेक्टर है, एवरी मैन किस्म का बसीत फैला हुआ किरदार है। मुख्तसर कहानियों की एक अजीब दुनिया है। वो दुनिया ही नहीं है, बड़ी तवील दुनिया है। मैंने उनकी एक कहानी पर एक मुख्तसर ड्रामा लिखा था। ड्रामा का उन्वान मैंने रखा था फनकार, और ड्रामा सिर्फ 1 सतर या 2 सतर का होगा। वो ड्रामा पाकिस्तान में छपा, लेकिन उनकी कहानी हिंदुस्तान में और उनकी किताब में शामिल है। कहानी आप सुने, क्या मुख्तसर कहानी है। देखिए, आज भी मेरे साथ वही हुआ जिसका मुझे डर था। आज भी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। तो बस सोचते रह जाइए, ये डर, कुछ ना होना, जहन के दर खुलते हैं। कहानी इस कदर तवील होती चली जाती है कि बस सोचते रह जाइए, सोचते रह जाइए। कुछ ना होने का जो तसव्वुर है, उसको गालिब ही अपने अपने किसी मजमून में दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां जो जहन में है, जो इस वक्त मैं पूरा बयान नहीं कर सकता हूं। लेकिन हाँ, एक कहानी मुझे अब भी याद है। मुझे अपने आप पर शक होने लगा है। देखिए कहानी कितना मुख्तसर और किस कदर तवील। मुझे अपने आप पर शक होने लगा है, मैं कोई और हो गया। टू फेज ऑफ लाइफ, इस कदर इख्तिसार में, इस कदर वुसत मैंने पहले न देखा, न आप आज देखा। आपको इन कहानियों में ढूंढने से रब्त तसलसल का एक जहान आबाद मिलेगा। यू विल फाइंड अ वर्ल्ड हियर। आप अकेले नहीं रहेंगे। ये किताबें आपकी तन्हाई की, आपकी रोशनी की साथी हो जाएंगी। इसके बाद भी उनके नॉवेल और अफसाने की अंग्रेजी के तराजिम पढ़ते चले जाएं। उनकी लिगेसी बहुत दूर तक चली गई है। मैंने पढ़ा है द ब्लाइंड, मैंने पढ़ा है द स्लीप वॉकर, या और भी कुछ कहानियां जो तकरीबन ट्रांस क्रिएशन है। इनमें जोगिंदर पाल साहब का आर्ट अपनी बेमिसाल, हैरत अंगेज अंदरूनी रब्त और तसलसल, एक कंटिन्यूटी के अलावा तख्लीक के हुस्न, तख्लीक के हसीन और जमील, तख्लीक की हसीन और जमील दुनिया से। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत बड़े तख्लीककार थे। एक ऐसे क्रिएटिव ऑथर थे जिन पर बहुत पहले ही बहुत कुछ लिखा जाना चाहिए था। बहुत कुछ उनको नहीं मिला। उन्होंने कभी इनाम की तरफ तो घूम कर ही नहीं देखा। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि उनको बड़े नाकिद मिलने चाहिए थे। उनका कद आज आप वापस देखें तो एक एक कर, एक एक दिन के साथ निकलता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। जितना आप पढ़ेंगे उनको, जितने लोग पढ़ेंगे उनको, उनकी जिंदगी में एक हुस्न, उनकी सोच में एक वुसअत, उनकी रूह में एक गहराई उतरती जाएगी। इसीलिए कहते हैं ना, आर्ट इज लॉन्ग, लाइफ इज शॉर्ट। वो ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन उनकी लिगेसी हमारे पास है, उनकी मोहब्बतें हमारे पास हैं, उनकी दर्दमंदी हमारे पास है। उन्होंने एक
एक खास उम्र बिताई, लेकिन इस खास उम्र इस खास उम्र को बिताना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने जिंदगी कैसे बिताई। इंपॉर्टेंट ये है कि उनके रिश्ता लोगों के साथ कैसा रहा। इंपॉर्टेंट अहमियत इस बात की है कि उन्होंने अपने फन को किस तरह बरता। उन्होंने इस इंपॉर्टेंस इस बात की है कि उन्होंने नॉवल, अफसाने, मिनी अफसाने, बल्कि अभी याद आता है मुझे, बेइस्तिलाह नाम का एक उनका क्रिटिकल एसेस की किताब है। इस किताब में आपको एक फनकार, एक तख्लीकी फनकार की तनकीद मिलेगी। पहले तख्लीक होती है, उसके बाद तनकीद। ये बेइस्तिलाह में इनकी तमाम चीजें ऐसी हैं जो एक तख्लीकार की निगाह से जज की गई हैं। क्या बात है। आज जो कुछ भी मैंने कहा वो भी एक बेइस्तिलाह अंदाज है उसका। बस आज आपके साथ बात करते हुए बिल्कुल ऐसे लगा कि पाल साहब दिल्ली में वो अर्जी जन्नत मंडाकनी इनक्लेव से उठकर हरिपुगर फर्स्ट लैंड में हमारे घर में आ गए हैं। हमारे सर पर हाथ रखा है, हमारे बच्चों के सर पर हाथ रखा है। हमारे घर के एक सदस्य, एक मेंबर की तरह वो आज भी हमारे बीच हमसे बातें करते हैं, हमें दुआएं देते हैं और हमें बताते हैं, बेटा लिखने के लिए अपने ऊपर से गुजारना होगा उन तमाम वाकयात को, उन वारदात को अपना लेना होगा, तब लिखो। देन यू विल क्रिएट अ वर्ल्ड एंड ही क्रिएटेड अ ग्रेट वर्ल्ड। फिक्शन की दुनिया में वो हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे, उनको कभी मौत नहीं आ सकती। आई थिंक आई हैव सेड माई ended my lecture here। और मुझे यकीन है कि मैंने जो कुछ कहा है उससे हमारे बाबा की एक तस्वीर उभरती होगी, एक तस्वीर उभरी होगी, बहुत प्यारी सी, मोह लेने वाली और तख्लीकी सतह पर इंसानों को जिंदा करने वाली। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी बहुत बहुत शुक्रिया जहीर अनवर जी, इस बेहद आत्मपरक वक्तव्य के लिए। और इस पूरे संवाद में आपने उन्हें जिस गंभीरता के साथ याद किया, जिस अपनत्व के साथ उनसे जुड़ी हुई यादें साझा की, वह निश्चय ही लोगों को पसंद आई हैं और पसंद आएगी। आपका थैंक यह वक्तव्य लोग बार बार सुनना चाहेंगे। और मित्रों, इस अवसर पर हमारे आज के वक्ता जहीर जी की ओर से कुछ चित्र भी प्राप्त हुए हैं। कुछ एक चित्र ही हैं, हालांकि इनके पास जोगिंदर पॉल जी से जुड़े चित्रों का एक बड़ा संग्रह है, लेकिन समयाभाव में कुछ एक चित्र ये भेज पाए। तो मैं चाहूंगा कि इन चित्रों पर कुछ टिप्पणियां देते हुए यह संवाद अपने मुकाम की ओर बढ़े। जी जहीर जी। जी। ये अ, ये मैं उनके घर गया था और औरंगाबाद से या कहीं से उनके शागिर्द ने ये तस्वीर बनाई थी और उन्होंने दिखाया था मुझे। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा बाबा मैं एक तस्वीर अपनी भी साथ ले लेता हूँ, आप याद किए जाएंगे तो कभी कोई मुझे भी देखेगा। आज वो दिन है कि इस तस्वीर के साथ मेरी भी तस्वीर आ गई, मैं धन्य हुआ। वाह, गॉड ब्लेस माय डैड। उनको याद करके आंखें भीग भी जाती हैं। मैं समझ सकता हूँ। जब कोई इस तरह का शख्स इतना बेपनाह मोहब्बत बांटे तो निश्चय ही ऐसे ये वो एहसास तो वक्त था जब मैंने उनका एक इंटरव्यू लिया था, जो मैं उस पर मैं काम करूंगा अभी भी। बहुत तवील इंटरव्यू है, आखिरी इंटरव्यू शायद होगा, लेकिन उसमें भी इतनी आवाजें आ गई थी जो बहुत सारी चीजें क्लैरिटी के साथ मैं नहीं उतार सका हूं। बहरहाल, बट वो उनका ऊपर का घर हो, नीचे का घर हो, किताबों के दरमियान हो, वो मेरे साथ हैं, अभी भी मेरे साथ हैं। इज स्टिल विथ मी। और उनकी बेटी सुकृता पॉल कुमार, आई रिस्पेक्ट हर। वो
इनकी लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी कर रही हैं, कम कर रही हैं, बहुत कम। और भी बहुत कुछ होना चाहिए। मैंने आपसे कहा इनको सही माने राइट नाकिद अहम ना तनकीद निगार नहीं मिले, वरना खैर इससे उनकी कहानी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ही विल रिमेन वन ऑफ द बेस्ट इन उर्दू लिटरेचर। जी, यह चित्र अंदाजन कब का रहा होगा? ये अर्ली समझ लीजिए 2004-5 ऐसे वक्त में मैं जब भी दिल्ली जाता था उनके घर जाता था, बगैर उनके घर गए नहीं आज निकल पाता था। माँ से मुलाकात करना, बाबा से मुलाकात करना मेरे लिए एक पिलग्रिमेज था भाई। जी, बिल्कुल। और इसी क्रम में एक और बेहद खूबसूरत चित्र, इसे हम देखते चले। जी, ये हमारी माँ हमें बहुत प्यार किया। अभी भी कहीं पर उनके लिखे हुए एक खत को हमेशा कहीं कहीं मिल जाता तो मैं पढ़ता रहता हूँ। और अगर मैं लिखने में देर करता था तो बाबा परेशान होते थे, और उसी सिलसिले में माँ ने एक खत लिखा था। वो खत बहुत प्यारा है, बहुत दिल से करीब है। गुम हो जाए तो क्या, दिल से और जहन से तो गुम नहीं होगा। वाह! जी, और मित्रों, इसी के साथ हम लोग इस कार्यक्रम की समाप्ति पर आ चुके हैं। और जिस तरह से ज़हीर अनवर जी ने आज का अपना यह पूरा वक्तव्य दिया, उससे जोगिंदर पॉल जी की शख्सियत के कई रूप हमारे सामने आते हैं। और पूर्व में भी जितने भी कार्यक्रम हुए, उनमें भी अलग अलग ढंग से वक्ताओं ने उन्हें याद किया, उनके लेखन पर, उनकी शख्सियत पर, और उनसे जुड़े जाने कितने ही रंगों पर यहाँ चर्चा हुई। यह एकाग्र आगे भी जारी है। और मैं इस अवसर पर उनकी एक छोटी सी लघु कथा, एक लघु कथा, उनका अफसानचा यहाँ पर रखता हूँ, और उसके बाद हम लोग इस संवाद को रोकेंगे, विराम देंगे। और मित्रों, जो बात ज़हीर जी ने कही कि किस तरह की सादगी उनमें थी, वह अपने आप में अतुलनीय है। और जिस तरह से कहिए कि वे किसी भी तरह के अहम से दूर, लोभ प्रलोभन से परे, कहीं भी रहे, देश में और विदेश में, हमेशा अपने आप को अपनी कलम के हवाले किए रहे। तो ऐसी ही एक कहानी, इसी अहम से दुराब की कहानी, मगर इस कहानी में अहम तो आता ही है, और किनमें अहम है और किनमें अहम नहीं है, कौन लोग हैं जो ईगो के साथ जी रहे हैं और कौन लोग हैं जो ईगो लेस हैं, इस पर यह केंद्रित, यह छोटी, यह लघु कथा अपने आप में एक बड़ी बात कह जाती है, एक बड़ा संदेश दे जाती है। और मैं इस कहानी को पढ़ता हूँ, इस अफसानचे को यहाँ पर सुना रहा हूँ, जिसका उन्वान है शक्लें। शक्लें। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि सभी बच्चे एक जैसे नजर आते हैं? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि सभी बच्चे एक जैसे नजर आते हैं? हाँ, और बूढ़े भी। हाँ, बूढ़े भी वाकई हम शक्ल मालूम पड़ते हैं। वाह। नहीं, इसमें ताज्जुब कैसा? बच्चों की मैं अभी आई नहीं होती, और बूढ़ों की मैं आके जा चुकी होती वाह वाह, क्या बात है। आखिरी पंक्ति में जो जोगिंदर पॉल जी जो अपनी ओर से जो एक लगाते हैं, एक जो मास्टर स्ट्रोक लगाते हैं, बच्चों की मैं अभी आई नहीं होती और बूढ़ों की मैं आके जा चुकी होती है। तो बहुत ऐसी, खूब, बहुत। जी जी, ऐसी तमाम कहानियों के फनकार जोगिंदर पॉल जी पर आज हमने ज़हीर अनवर जी को सुना। और
कुछ इस तरह से सुना कि मंत्रमुग्ध हो गए, भाव विभोर हो गए। बहुत-बहुत शुक्रिया नहीं, ज़हीर जी। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका भी और बहुत शुक्रिया। तमाम मित्रों का आभार जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिनकी टिप्पणियाँ मिल रही हैं। जोगिंदर पॉल जी पर यह एकाग्र जारी है। आगे हम एक नई कड़ी में पुनः मिलते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।